जब बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो अक्सर राजनीति को लेकर दिमाग में आता है कि ये वो राज्य है जिसने देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। लेकिन उन चीज़ों को जिनको हम इन प्रधानमंत्रियों की संख्या के आगे भूल जाते हैं, हमें याद करना होगा। उत्तर प्रदेश ने देश को ऐसा युवा मुख्यमंत्री का सलाहकार दिया है 2001-2002 में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के ही इस शख्स ने भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी को राजनीतिक सलाहकार 35 साल की उम्र में दिया है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी किस तरीके से आती है और उसके पीछे क्या मेहनत लगती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लखनऊ से आने वाले 2019 में राज्यसभा सांसद बने, जिनके सामने विपक्षी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा कर पाए, सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। कहा जाता है कि आप एनसाइक्लोपीडिया हैं। जब बोलने पर आते हैं तो किताबों के पन्ने खुलने लगते हैं पन्नों के नंबर के साथ। जब भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति की बात होती है तो आज के दौर में कहा जाता है, बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता इसके बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि साइंटिफिक चीज़ें बात करिए वो प्रगतिवादी होती हैं, विपक्ष ये बातें करता है, लेफ्ट कहता है इस तरह से आगे बढ़िए, वेस्ट की नॉलेज कहती है कि यही आगे बढ़ना सही होगा। वो सारा का सारा मिथ से जुड़ा हुआ है, यानी माइथोलॉजी है। पहला सवाल मैं आपसे इसी पर लेना चाहूँगा। भारत की संस्कृति, सभ्यता, ये जब आप सामने रखते हैं, चुनौतियाँ कितनी होती हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि जो जो साइंस आगे बढ़ी त्यों त्यों भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता आगे बढ़ी। हमारी जनरेशन के जो लोग हैं या उसके आगे पीछे वाली एक जनरेशन ने भी निश्चित रूप से यही पढ़ा होगा। अभी प्रयाग का महाकुंभ हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ाया जाता था? प्रयाग इज ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ गंगा जमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती के तट के ऊपर प्रयाग बना है। अब 1990 में नासा की पिक्चर में दिख गई सरस्वती, साइंस आगे बढ़ी, प्रामाणिकता दिख गई। अब आप आइए साहब, राम मंदिर के बारे में 1976 में खुदाई हो रही थी और जब उसमें खंभे मिलने लगे तो न सिर्फ वो खुदाई रुकवा दी गई, क्योंकि के मोहम्मद साहब उस ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा जी की सरकार ने उसको रुकवा दिया, और रुकवाया नहीं, कोर्ट से स्टे लगवा दिया, कोई खुदाई नहीं होगी। मगर क्या बताएं, ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टेक्निक आ गई, यानी जमीन के अंदर आप रेडार मार कर ही देख सकते हैं कि नीचे क्या है। जैसे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है। मंदिर निकल आया। अब आप आइए, राम सेतु कैसे दिखा नासा की सैटेलाइट पिक्चर में। अब मैं बिल्कुल एक लेटेस्ट बात बताता हूं। कई लोग कहते हैं साहब वो बाद में हो जाता है, वो आप पहले नहीं बताते। आज बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एम्बिलिकल कॉर्ड उसकी संभाल के रखिए, क्योंकि इसके डीएनए एनालिसिस से बताया जा सकता है कि बच्चे को जिंदगी में कौन कौन से रोग होने की संभावना है और किस उम्र में वो रोग होने की संभावना है। आपको पता होगा तो आप उससे पहले अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात कहूं, केवल आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले यह कहा जाता था साहब जन्म के समय कोई कैसे किसी की कुंडली देख के कह सकता है इसको यही रोग होगा और इस उम्र के आसपास होगा। ये तो सर्कमस्टांशियल है, तो परिस्थिति जन्य है। आज साइंस कह रही है कि जन्म के समय ही ये पता है कि कौन सा रोग होने की संभावना लेकर आप पैदा हुए हैं और किस उम्र में वो रोग होने की संभावना लेकर पैदा हुए हैं। कि हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति में कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसीलिए आप देखिए, एटम के अंदर जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, वैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा, ज्यों ज्यों विज्ञान आगे बढ़ रहा है त्यों त्यों भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता आगे बढ़ रही है। याद करिए, केवल 50-60 साल पहले की तो बात है। कहते थे वो आदमी तो चांद पे पहुंच गया, तो अभी तक गाय के गोबर पे पड़े हो। मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर क्यों नहीं करते? आज क्या कहते हैं? गाय के गोबर से खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 साल पहले कहते थे अरे ये फूल पत्ती खाने से कोई इलाज नहीं होता भाई, मॉडर्न मेडिसिन खाओ, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन। आज क्या कहते हैं? हर्बल मेडिसिन खाओ, केमिकल मेडिसिन अवॉइड करो। सब कुछ वही होता चला जा रहा। और लास्ट में मैं कहूंगा, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में डाइवर्सिटी वर्ड ही नहीं था। 1991 में सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड आया। इस पूरे प्रकृति के साथ हमने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, इसकी सबसे पहले चिंता 1991-92 में होने शुरू हुई, जब 1992 में रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुई।
रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट, उसके बाद 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद 2009 का कोपेनहेगन, उसके बाद 2016 का पेरिस, और अब जो कॉप सीरीज लगातार चल रही हैं। अब 1992 के अर्थ समिट का जो रिजोल्यूशन है वो आप जाके देखें कि किन किन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत महसूस की गई टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था उसने वहां प्रस्तुत किया ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त को। जाके आप देखें तो जो रियो डी जेनेरो की समिट में जो जो चीजें हैं वो सब तो है ही, उससे कुछ और एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में। क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? वेस्ट कहता है द नेचर, अरिस्टोटल ने बुक लिखी नेचर, उसका कॉन्सेप्ट है मैन शुड बिकम द पल्सर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर। हम प्रकृति के मास्टर हैं। रेने डेकार्टे, फ्रांसिस बेकन कहते हैं मैन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये सब तो हमारे लिए है, सब कुछ हमारे। मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, दबा सकता है। हमारे यहां क्या कहा गया ऋग्वेद? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए हम माता मानते थे और आप मास्टर मानते थे, तो आप प्रकृति का शोषण करने में लग गए। हम माता मानते थे तो माता से सिर्फ पोषण लिया जा सकता है, शोषण नहीं किया जा सकता है। अब साइंस भी ये मानने को मजबूर हुई है।